दोस्तों नमस्कार। मैं एपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय एपी सर में। और आज हम करंट अफेयर्स 27 नवंबर की जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहली न्यूज इम्पोर्टेंट है, ये है इन आवर लाइफ टाइम। इन आवर लाइफ टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह अभियान एक प्रकार का कैंपेन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसे हिंदी में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नाम से जाना जाता, उसके और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे यूएनडीपी के द्वारा के नाम से जाना जाता है कि यानी यूएनडीपी और भारत का पर्यावरण मंत्रालय, इनके संयुक्त प्रयासों से इसे शुरू किया गया। अब इसमें कौन कौन से एज के यानी शामिल होंगे, क्या सभी लोग शामिल हो जाएंगे? नहीं, इसमें 18 से लेकर के 23 ईयर्स के यंग पीपल को शामिल किए जाने की बात की है। इसमें किस पे फोकस किया जाएगा, किस पे बल दिया जाएगा? तो इसमें जो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स है, सतत जीवन शैली को प्रोत्साहित हुआ, उसको अपनाने पर बल दिया जाएगा। यानी इसका उद्देश्य एक ही है, समावेशी विकास को सुनिश्चित करना और पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन व परिरक्षण करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये पहली न्यूज़ थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है मनरेगा को लेकर के, मनरेगा की प्रभाव उत्पादकता को लेकर के एक अभी इसी के मॉनिटरिंग के लिए, इसी का निरीक्षण करने के लिए, रिव्यू करने के लिए एक सरकारी पैनल, सरकार द्वारा एक पैनल का गठन किया गया। तो 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए कि जो पैनल अभी बना है इसके अध्यक्ष कौन? तो इसके अध्यक्ष पूर्व ग्रामीण विकास सचिव यानी फार्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी अमरजीत सिंह को बनाया गया है। दूसरी पॉइंट इसमें अब ये अधिनियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। यह अधिनियम नरेगा के रूप में यानी कब आया था? 2005 में आया था। इसमें 100 दिन का अनस्किल्ड वर्क, अनस्किल्ड मतलब हुआ कुशल रोजगार दिया जाता है और ये प्रत्येक यानी एक साल में 100 दिन का कम से कम आपको रोजगार मिलेगा। और ये प्रत्येक घर को यानी घर ये नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति, इसमें प्रत्येक परिवार के हिसाब से ये दिया जाता है, एवरी हाउस होल्ड के हिसाब से दिया जाता है जो इसमें काम करना चाहता है। अगला, इसमें 1/3 महिलाएं अनिवार्य, इसमें 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। वर्तमान में बात करें तो ये कितना सक्सेस रहा है, तो वर्तमान में जो इसमें एक्टिव वर्कर्स हैं वो 15.51 करोड़ इसमें इनरोल्ड हैं। कितने? 15.15 करोड़ जो इसमें एक्टिव वर्कर्स हैं वो इनरोल्ड हैं। अब अगली बात करें कि अभी ये चर्चा में क्यों बना रहा, क्योंकि इसमें यूपी और बिहार 2 राज्यों का जिक्र किया गया। यूपी और बिहार में जिस उद्देश्य के लिए मनरेगा को लाया गया था, यह पूरी तरीके से यहाँ पर समयबद्धता के साथ अपनी फंडिंग और मनरेगा के अंतर्गत जो काम होना चाहिए उसका पूरा करने में यानी क्या सफल नहीं रहा है। तो ये और इसको ध्यान रखिएगा। इसको मेन इसका जो थीम थी रोजगार तो देना ही, उससे बढ़कर थी कि भारत में गरीबी बहुत व्यापक स्तर में विद्यमान है। तो भारत में पॉवर्टी एलिविएशन इंस्ट्रूमेंट के रूप में, गरीबी उन्मूलन ये यानी यंत्र के रूप में भी इसे शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत आप गारंटीड यानी गारंटी के साथ आपको वर्क और मजदूरी वेजेज उपलब्ध करवाया जाता है। अगर कोई वयस्क ग्रामीण क्षेत्र का कोई वयस्क है, अगर वह रोजगार की मांग करता है, तो अगर उसके यानी जॉब बनवाने के बाद, जॉब कार्ड बनवाने के बाद अगर इसमें 15 दिन के भीतर उसे काम नहीं मिलता है तो वह बेरोजगारी भत्ता की भी मांग कर सकता है। अभी इसको 2 इकोनॉमिस्ट हुए हैं, एक का नाम कौन है? जगदीश भगवती और दूसरे अरविंद पनगरिया। इन दोनों के द्वारा मनरेगा की आलोचना की गई। क्यों आलोचना की गई? क्योंकि मनरेगा को क्या कहा गया? इनएफिशिएंट, अकुशल इंस्ट्रूमेंट, यंत्र है आप शिफ्टिंग इनकम टू द पुअर, यानी गरीबों की आय की स्थानांतरण का यह क्या है? अकुशल इंस्ट्रूमेंट है। यानी इसमें मनरेगा में जो गरीब है वो काम में लगे रहते और उसके एवज में इनको मजदूरी बहुत कम मिलती, जिससे कि उनकी जितनी आय होती उस सब
आधारभूत आवश्यकताओं बुनियादी चीज़ों में शिफ्ट हो जाती है, जिससे कि इसमें बहुत ज़्यादा यानी उनकी बचत नहीं हो पाती। तो ये जब भी इसकी आलोचना करना हो तो आप मेंस के आंसर में इस पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि अरविंद पनगरिया और अर्थशास्त्री कौन, तो ये जगदीश भगवती, इनके द्वारा इसे इनएफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इनकम टू द पुअर भी कहा गया है। अगला है, ये फिर से चर्चा में ये था, भारत का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछा जाए स्टेशन है कहाँ, तो ये कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थापित है और ये किसके सहयोग से, रसिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे कब, 26 नवंबर को मनाया गया। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा क्यों 26 नवंबर ही, क्योंकि 26 नवंबर को ही 1949 को संविधान को एतद द्वारा अधिनियमित आत्मार्पित अंगीकृत किया गया था। आप प्रस्तावना में, भारतीय प्रस्तावना में देखेंगे तो जो हमने अभी शब्द बताए हैं यही शब्द वहाँ पर यूज किया गया है कि हम 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित व अंगीकृत करते हैं। इसीलिए 26 नवंबर 1949 की याद में जो संविधान लागू होने की प्रारंभ की तिथि है, उसी की याद में इसे 2015 से, कब से इसकी शुरुआत हुई इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 2015 से इसकी शुरुआत हुई है। अगला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए गए। तो इस अवार्ड से पूछा जा सकता, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार ये 40 साल से कम आयु के लोगों को दिया जाता है। तो पहला पॉइंट हुआ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे दिया जाता, तो 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को, कलाकारों को इसमें दिया जाता है। कलाकार कहाँ से होने चाहिए, तो ये हिंदुस्तानी जो गायकी है और दूसरी कौन है, कर्नाटक। तो ये हिंदुस्तानी व कर्नाटक जो संगीत शैली है इससे संबंधित होने चाहिए। टोटल यानी 2019, 20 और 21 3 सालों का ये पुरस्कार दिया गया, जिनमें टोटल 102 लोगों का, जिनमें से 33 तो आप कहेंगे सर ये तो कितना हो गया, 3 यानी ये आपका 99 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया, इसीलिए यहाँ पर संख्या आपको 99 दिखाई टोटल दे रही होगी, यानी ये अलग अलग। तो ये 19, 20, 21 3 सालों के लिए दिया गया है और इसमें पूर्वोत्तर भारत के भी कितने 19 कलाकारों को इसमें शामिल किया गया है और यह 25 इसमें कितना 25,000 रुपया दिया जाएगा। इसी प्रकार संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी 2019, 20, 21 3 सालों के लिए दिए गए। ये टोटल संख्या पूछी जा सकती है 128 और इसमें जो फेलोशिप दी जाएगी अकादमी फेलोशिप 3 लाख रुपये होगी। अकादमी जो पुरस्कार होगा वो 1 लाख रुपये दिया जाएगा। इसी प्रकार संगीत नाटक अमृत अवार्ड, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत काल मनाया जा रहा है, तो इसी के उपलक्ष्य में 2022 में ये तीनों में कहा जाए सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो ये संगीत नाटक अमृत अवार्ड कितने, तो ये 46 कलाकारों को दिया गया, इसमें 1 लाख रुपये दिया जाता और दूसरी कंडीशन है किसको दिया जाएगा, तो इसमें 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ही दिया जाएगा। अगला फिर नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये कब मनाया जाता, 26 नवंबर को मनाया जाता। क्यों 26 नवंबर को ही मनाया जाता, क्योंकि जो भारत में मिल्क मैन दुग्ध मैन के नाम से जो जाने जाते हैं, मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन, उनका क्या है 101वां बर्थ एनिवर्सरी है, 101वां बर्थ एनिवर्सरी है, इसीलिए इसे मनाया जाता। और इसी वर्गीज कुरियन को ही भारत में देखो 2 हैं, एक कौन सी क्रांति, हरित क्रांति है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, और दूसरी व्हाइट रिवॉल्यूशन श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है। कौन है, वर्गीज कुरियन। अभी जो ये राष्ट्रीय मिल्क डे ये कहाँ अनाउंसमेंट हुआ, जो ये बेंगलुरु कर्नाटक में इसका यानी अनाउंसमेंट किया गया है। बात करें भारत में मिल्क प्रोडक्शन की स्थिति क्या, तो एक बात याद रखिए, भारत विश्व में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मात्रा में दूध का उत्पादन करता है और ये विश्व में भारत का दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें डेटा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में क्या बोला गया था कि ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का यानी विश्व में जितना टोटल दूध उत्पादन होता है उसका
23%, 23%। केवल इंडिया, भारत अकेले दूध का उत्पादन करता है। अब ये वर्गीज कुरियन के प्रयासों से ही क्या ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था, जो और एक अमूल जो आप नाम सुनते हो अमूल कंपनी का, इसी वर्गीज कुरियन के प्रयासों से ही उसे शुरू किया गया, उसे स्थापित किया गया। तो ऑपरेशन फ्लड अलग से क्वेश्चन पूछता है। ऑपरेशन फ्लड 1970 दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही शुरू किया गया और इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बात समझ में? आगे समझिएगा। अगला फिर आपके लिए, फिर आपका ये इम्पोर्टेंट है, शिलान्यास अभी हाल ही में किसका किया गया, तो ये सेंट्रल फ्रोजन सीमेंट प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये कर्नाटक में इसका आयोजन है, तो कर्नाटक का ही एक स्थान है। कौन है, तो ये आपका कौन है, ध्यान दीजिएगा, कौन है, हेसेरा घट्टा। कौन, हेसेरा घट्टा, हेसेरा घट्टा। हेसेरा घट्टा में एक और क्या स्थापित किया जाएगा, उसकी स्टोन फाउंडेशन डाली गई, शिलान्यास डाली गई, शिलान्यास किया गया। किसका, ये नाम याद रखिएगा, सेंट्रल फ्रोजन सीमेंट प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फ्रोजन सीमेंट प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ताकि जो मवेशी हैं इनके ब्रीडिंग अच्छे से की जा सके और सीमेंट की समस्या भी यानी से उभरा जा सके। अगला फिर ये मोस्ट कहा जाए, अगला फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है PSLV C-54। PSLV 54 का सक्सेसफुल सफल परीक्षण किया गया, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। कहाँ से किया गया, यानी श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसका सफल परीक्षण हो चुका है। और इसमें और मदद किसके द्वारा दी गई, NSIL के द्वारा मदद दी गई है। अब इसमें एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये गया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 0.6, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 0.6 भी गया। तो ये क्या करेगा, इसका मेन उद्देश्य क्या, समुद्री जो संसाधन है उसका ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन करना, यानी उसका इष्टतम दोहन कैसे, अनुकूलतम दोहन कैसे किया जा सके, इसी के लिए अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 0.6 को भेजा गया है। बात करें PSLV जो C-54 है, जो ये सैटेलाइट भेजा गया, ये 3rd जनरेशन का इंडियन सैटेलाइट है, जो समुद्र में मॉनिटरिंग के लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा। अगला ओशन सेट भी इसमें गया। तो कौन, ओशन सेट गया। तो ओशन सेट का नाम से ही पता चलता है ओशियन सेट का काम क्या है, ओशियन प्लस सैटेलाइट से बना है। ओशियन सेट आपका ये क्या करेगा, तो ये जो फिशरीज, कई इसके मल्टीपल यूज हैं टू प्रोवाइड इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी को, ये सटीकता को क्या करेगा, यानी उसमें सुधार करेगा। इन वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशनल एंड रिसर्च एप्लीकेशन इंक्लूडिंग, कहाँ ये प्रयोग करेगा, फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट में, किसमें, फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट में ये मदद करेगा। और कहाँ करेगा, देखो ये पॉइंट लिखे हैं, यानी मत्स्य संसाधन प्रबंधन में मदद करेगा। ओशियन कार्बन अपटेक, समुद्र में जो कार्बन जमा होता जाता है उसको समझने में, उसको कम करने में मदद करेगा। हार्मफुल एल्गल ब्लूम, जो हानिकारक यानी एल्गल ब्लूम होता है समुद्रों में, आप देखते हो अचानक प्रस्फुटन हो जाता है शैवाल का, उसको भी अलर्ट के रूप में काम करेगा। और अंततः जलवायु परिवर्तन को भी इसके माध्यम से निपटा जा सकेगा। अब ये लॉन्च हुआ है, तो ये फर्स्ट लॉन्च पैड, यानी पहली बार हुआ कि इसे फर्स्ट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। जो ये ओशियन सेट 3 है, इसके पहले ओशियन सेट 1 और ओशियन सेट 2 लॉन्च किए जा चुके हैं। ओशियन सेट 1 की बात करें तो इसे IRS P4 के नाम से भी जाना जाता, जिसे 1999 में, और ओशियन सेट 2 की बात करें तो 2009 में लॉन्च किया गया था। जो ओशियन सेट 3 है या ओशियन सेट 2 का स्थान लेगा। ओवरऑल बात करें तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की कौन सी फ्लाइट थी, उड़ान थी 56वीं। लेकिन इसमें एक और ध्यान रखिएगा, सक्सेस ये 54 इसलिए कहा गया क्योंकि 2 ऐसी PSLV की फ्लाइट रही हैं जो अनसक्सेसफुल रही, फेल हो गए, इसलिए ये आपकी कौन है, 56 की बजाय सक्सेसफुल के मामले में 54वीं यानी PSLV C-54 का नाम दिया गया। अगला PSLV में ही एक्सेल होता है। एक्सेल की एज कौन सी थी,
24वीं फ्लाइट थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसमें ओशियनसैट 3 जो पोलर ये सैटेलाइट गया है पोलर ऑर्बिट ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाएगा। कितनी ऊंचाई पर किया जाएगा? 740 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया जाएगा। और इसमें 8 नैनो सैटेलाइट भी लगाए गए हैं। 8 नैनो सैटेलाइट में कौन है? आनंद है, भूटान सैट है, 2 इसमें थाईबोल्ट हैं और स्पेस फ्लाइट यूएसए के भी हैं, यानी स्पेस फ्लाइट यूएसए के कितने? 4, जिसे किस नाम से जाना गया? यानी स्टोकास्ट के नाम से जाना गया। तो एक बार फिर से बताते हैं, 8 नैनो सैटेलाइट में आनंद हो गया, भूटान सैट हो गया, 2 थाईबोल्ट हो गए और 4 अमेरिका के स्टोकास्ट इसमें शामिल है। तो इससे भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है वो भी बढ़ावा उसको भी मिलेगा। और पोलर रीजन्स में, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में भी इसमें सैटेलाइट यानी काम करेंगे, तो ध्रुवीय क्षेत्र में भारत की आगे क्या पॉलिसीज होनी चाहिए उसको भी अच्छे से समझा जा सकेगा। इसका इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि समुद्री संसाधनों यानी मेराइन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट भी अच्छे से कर पाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी अलग से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता कि 2021 से लेकर 30 यानी 10 तक जो घोषित किया गया ये किसके लिए है? तो यूएन डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के लिए समुद्री विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र संघ का दशक ये 2021 से 30 के बीच घोषित किया गया है। अगला फिर है 10वें मलेशिया के पीएम के रूप में अब कौन शपथ लेंगे? तो ये आपका अनुभवी धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाले लीडर अनवर इब्राहिम के द्वारा शपथ ली जाएगी। तो ये मलेशिया के 10वें क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगला नीति आयोग से लेकर कुछ पॉइंट आपके हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो नीति आयोग को आपको पता है कैबिनेट के प्रस्ताव से यानी कार्यपालिका के प्रस्ताव से, कैबिनेट के प्रस्ताव से कब? तो इसे किसके स्थान पर लाया गया? योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को। पहला पॉइंट 1 जनवरी 2015 को एज ए थिंक टैंक के रूप में इसे स्थापित किया गया है। उद्देश्य इसका कार्य क्या है? तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहयोगात्मक या सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा यह यानी रिसोर्स सेंटर और नॉलेज हब के रूप में भी कार्य करता है। यानी आपका क्या? रिसोर्स सेंटर संसाधन केंद्र और नॉलेज हब के रूप में काम करता है। ये भी इसका कार्य आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे इसके लिए पॉलिसी लेके आता है, स्ट्रेटजी प्लान लेके आता है नीति आयोग, बहुत सारी स्कीम्स लेके आता है। तो ये सब इसके लिए किस लिए किया जाता? तो रिसोर्स सेंटर एंड नॉलेज हब के रूप में कार्य किया जाता है। इसके अलावा इसके द्वारा पॉलिसी प्रोग्राम फ्रेमवर्क ये सब डिजाइन किए जाते हैं। और इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन यानी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन मूल्यांकन का भी कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अब आप कहेंगे नीति आयोग की कौन कौन सी पहले आंसर उसको भी समझा दीजिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे वैश्विक स्तर पे यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें संख्या कितनी है? 17। उसी प्रकार भारत के द्वारा भी एक इंडेक्स निकाला जाता है SDG इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स। ये आप इंपॉर्टेंट जिसमें केरला हमेशा से टॉप करता आया है। दूसरा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स भी नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता। अगला अटल इनोवेशन मिशन हो गया तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हो गया। अगला हमने क्या कहा? अटल इनोवेशन मिशन हो गया। अगला 7 प्रोजेक्ट भी इसी नीति आयोग के द्वारा लाया गया। अगला आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जिसे 2018 में नीति आयोग के द्वारा लाया गया है। अगला है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स भी निकाला जाता। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, फिर हेल्थ इंडेक्स, तो कौन? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, अगला हेल्थ इंडेक्स ये भी निकाला जाता है इसी के द्वारा। अगला एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, कौन सा है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड
फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स भी इसी के द्वारा निकाला जाता। अगला इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, अगला गुड गवर्नेंस इंडेक्स और अगला वुमेन्स ट्रांसफार्मिंग इंडिया अवार्ड भी इसी के द्वारा दिए जाते हैं। अगला जो टॉपिक है ये भारत में कोयले का उत्पादन, अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया अक्टूबर 2022 में पिछले साल इसी अक्टूबर 2021 में तुलना करें तो 18% कोयले के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी की गई। ओवरऑल जो अक्टूबर 2022 में कोयले का प्रोडक्शन हुआ ये पूछा जा सकता है, तो ये कितना हुआ है, तो आपके सामने ये आपका डेटा लिखा हुआ है कितना, तो ये आपके 448 मीट्रिक टन का टोटल प्रोडक्शन किया गया है। कितना? 448 मीट्रिक टन कोयले का प्रोडक्शन किया गया है। अब बात करें कि सबसे पहले भारत में माइनिंग कोयले की यानी खनन कहाँ से शुरू हुआ, तो ये ब्रिटिश काल है और इस समय कंपनी कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। इस काल में 1774, कब? 1774 में सबसे पहले जो माइनिंग हुई रानीगंज में पहली बार यानी कोयले की माइनिंग की गई कोयले प्रोडक्शन के लिए। अगला भारत का कोयले प्रोडक्शन में क्या स्थान है, तो चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। कोयला का सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन इंडिया दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा करता, क्योंकि पहले पर चाइना चोर बैठा है। दूसरा, इसमें सेकेंड लार्जेस्ट कोल इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टर यानी आयातक। दूसरे देशों से भारत दूसरे नंबर पे कोयला मंगाता भी है, और कहाँ से मंगाता, तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए जो कोयला प्रोडक्शन के प्रमुख स्टेट या देश के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा भारत कहाँ से विश्व में सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट कोल इंपोर्टेड भी है, जो कहाँ से? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए जैसे देशों से कोयला आयात करता है। अगला कोयला रिजर्व की बात करें तो कोयला रिजर्व भारत में 5वें नंबर पे है, यानी इसमें ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर पे नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन राज्य करता, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य करता है। जबकि रिजर्व सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो ये झारखंड में है। मानचित्र आप देखिए, ये आपका सबसे पहले पश्चिम बंगाल के बाद नीचे उड़ीसा, इसी के साथ सटा हुआ कौन है? ये झारखंड है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा रिजर्व है, और ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोडक्शन। क्या होता? प्रोडक्शन। अगला है भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये आपका IDFC फर्स्ट बैंक। इंपॉर्टेंट है चूंकि भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड IDFC फर्स्ट बैंक और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर यानी लॉन्च किया गया है। तो ये आज के थे इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देके जाइएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।